डियर लर्नर्स, आज हम पुनः उपस्थित हैं एक और इकाई को लेकर के जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ अब तक की सब इकाइयों को आप अच्छी तरह से याद कर चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। उसमें ये एक और विशिष्ट इकाई जिसको हम मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं लेकर के आए हैं, और ये भी बड़ी सरल है और मेरे ख्याल से इकाइयों में या सामगण की इकाइयों में ये हमारा अंतिम लेक्चर है। देखिए, इसकी आवश्यकता क्या है मूल अंश की इकाई का, तो इसका उपयोग हम विलयनों के भौतिक गुणों को संबंध बताने में प्रयोग करते हैं। विलयनों के भौतिक गुणों का जो संबंध हम बताते हैं तो उसमें बहुत जगह इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा जैसे विलयनों की वाष्पदाब और सांद्रता है, इसका जहाँ हम संबंध निकालते हैं वहाँ ये उपयोगी होता है। दूसरा, इसका उपयोग जैसे गैसीय मिश्रण है तो उसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, वहाँ उनके मूलों की व्याख्या करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि मूल प्रभाज क्या है। देखिए, साधारण भाषा में मैं आपको कहूँ कि मूल प्रभाज एक अनुपात है। किसका अनुपात है? कि कोई विलयन है, जैसे आप जानते हैं कि कोई विलयन है और उस विलयन में कुछ एक दो बाइनरी विलयन है तो दो घटक होंगे, और टर्नरी विलयन है तो चार घटक होंगे। माने उसमें एक विलेय के मूल होंगे, एक विलायक के मूल होंगे, या दो विलेय के मूल होंगे, एक विलायक के मूल होंगे, या दो विलायक हैं तो दो विलायकों के मूल होंगे। तो किसी एक का मूल अंश माने किसी एक घटक का, एक अवयव का मूल और उसके संपूर्ण मूलों का योग, इन दोनों का जब हम अनुपात ले लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मूल प्रभाज या मूल अंश। अब देखिए, ये आपको नाम से ही पता है, मूल अंश किसके? उसके किसी एक घटक। तो यहाँ एक विलयन में किसी घटक विशेष का मूल अंश, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो कुल मूल कितने हैं और उस घटक के मूल कितने हैं, इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम मूल प्रभाज कहते हैं। जैसे एक घटक का मूल प्रभाज बराबर उस घटक के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। तो ये हमारा क्या हुआ? मूल प्रभाज हुआ या मूल अंश हुआ। हम कहते हैं कि विलयन में कुल कितने मूल हैं, उसमें चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, उन सब के मूलों का जो योग है उसमें से किसी एक अवयव या एक घटक का हम मोल ले लें तो उसका जो अंश है, उनका जो अनुपात है, उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा कोई द्विअंगी विलयन है जिसमें विलेय, जिसे हम विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलेय। अब ये कैसा हुआ? द्विअंगी विलयन हुआ, बाइनरी विलयन हुआ, क्योंकि एक इसमें विलेय है, एक इसमें विलायक। तो हम इस बाइनरी विलयन के लिए देखें तो विलेय के मूल
विलेय के मूल बराबर मूल, या हम यहां एन, इसे एन ए से प्रदर्शित कर दें तो इक्वल, ठीक है। विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं विलायक का। विलायक का या विलायक के मोल बराबर एन बी। तो यहां क्या होगा, विलायक का भार ग्राम में बटे विलायक का अणुभार, ठीक है। तो विलयन का कुल मोल कितने हुए, विलयन के कुल मोल बराबर एन ए प्लस एन बी, ये कुल मोल हुए। तो यहां पर यदि हम विलेय के मोलों की संख्या एन ए निकालना चाहें तो विलेय का मोल अंश या प्रभाज, जिसे हम एन ए से प्रदर्शित करें तो इक्वल टू होगा विलयन, यहां ये और पढ़ा लीजिए, विलयन में विलय का मूल अंश या मूल प्रभाज एन ए इक्वल टू एन ए अपॉन कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, ये हमारा उसका। इसी तरह से मान लीजिए हम विलयन में विलायक का मूल प्रभाज या अंश लें तो कितना होगा, ये होगा एन बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यदि बाइनरी विलयन है या टर्नरी विलयन है तो उसके लिए क्या होगा, तो विलयन के विलयन में उपस्थित सभी घटकों का मूल प्रभाज या अंश बराबर होता है एन ए, अब ये बाइनरी है तो और ज्यादा हो तो ज्यादा के लिए भी एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी
इसका मतलब हुआ कि ये एलसीएम आ गया, तो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब क्योंकि ये दोनों समान हैं तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, इक्वल टू 1। तो इसीलिए एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। अब एक से अधिक के लिए भी हम इसकी गणना कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और है यहां समझ लेने की कि इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, इसको हम जाई से व्यक्त करते हैं, इसको हम जाई से व्यक्त करते हैं। चलो यहां लिख लीजिए, मूल अंश को जाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास कई घटक हैं, तो किसी एक घटक एन आई इसको मान लें, इक्वल टू होगा एन आई अपॉन, अब देखिए कितने भी हो सकते हैं, या एन वन मान लीजिए इसको, क्योंकि अधिक दिखाने हैं इसलिए आई छोड़, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ठीक है, नहीं सॉरी, इसे आई मान लीजिए आई घटक है, माना कि कुल घटक संख्या बराबर आई है, तो एन आई इक्वल टू एन आई अपॉन एन वन एन टू एन थ्री एंड सो ऑन एन आई। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि एन आई अपॉन एन आई इक्वल टू। तो बहुत से घटकों के लिए भी ये निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से मेरे ख्याल से ये मूल प्रवाह समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां हम साथ साथ कहते आए हैं कि क्योंकि ये अनुपात है, जैसे आपको बताया है कि ये अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, इकाई रहित राशि है। दूसरी बात ये ध्यान भी रखें आप कि मोल अंश या मोल प्रभाज हो, या द्रव्यमान प्रतिशत हो, या पीपीएम सांद्रता हो, या मोललता हो, इन इकाई का हम उपयोग कर रहे हैं तो इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ताप फंक्शन नहीं है। शेष मोलरता हो, फॉर्मलता हो, नॉर्मलता हो, ये सभी मोल पर ताप पर आधारित इकाइयां हैं, ताप फंक्शन से ये संचालित होती हैं। अब देखिए एक हम सवाल हल करके देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एथिलीन ग्लाइकॉल C2H2, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, ये मैं मिटा दूं क्या यहां पर, इसे मिटा दूंगा। यहां देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं इसका। एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O2, C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश की गणना करनी है, तो मोल अंश कितना, ठीक है, और इसका विलयन जो है
वो 20% द्रव्यमान में उपस्थित है। 20% द्रव्यमान के रूप में। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला हमारा काम है कि इसमें हम C2H6O2 का अणुभार निकालते हैं। तो C2 का हो गया 12 प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 2 इक्वल टू 62। तो इसका ये क्या हो गया, ये इसका अणुभार हो गया, या कहें कि ये अब हमें देख रहा है कि कितना दिया हुआ है, 20% द्रव्यमान भार से दिया हुआ है। अब 20% द्रव्यमान भार का मतलब हुआ कि विलयन का द्रव्यमान बराबर 20, विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 ऋण 20 बराबर 80। अब इन दोनों का हम मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये घुला किसमें है, ये जल में घुला हुआ है। तो ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश बराबर, अब देखिए 20 दिया है यहां पर, अणुभार हमारा 62 है, तो 20/62। ठीक है, इसी तरीके से जल का मोल, जल का मोल अंश नहीं, मोल, केवल मोल निकलते हैं यहां पर। जल का एथिलीन ग्लाइकोल का मोल बराबर 20/62 और जल का मोल बराबर 80/, अब जल का अणुभार कितना है, H2O, मतलब 1/2 प्लस 16 = 18। ये इसका अणुभार होगा तो /18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मोल अंश निकालना है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकोल, अब इस सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं, विलयन में विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो इसको हम यहां रख देते हैं। यहां मिटा दो इसको, चलिए यहां से मिटा देता हूं। तो यहां लिख लीजिए, विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश या प्रभाज इक्वल कितना हुआ, कुल मोलों की संख्या, माने एथिलीन ग्लाइकोल की मोल अंश 20/62
अपॉन कूलम्स 20/62 प्लस 80/80, और इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसका मान 0.932 निकल आएगा, 0.932। ठीक है, तो ये इसका मूल प्रकार जब आप इसका गुणा करेंगे 0.932 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये निकालना होता है। तो एक चीज और मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं, ये आपकी समझ में आ गया। तो अब इसे मैं मिटा दूंगा। ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया है, कुछ और बात बतानी है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अणुभार के रूप में भी इसको देखना होता है। तो देखिए, यहां से हम विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, मान ली ग्राम में इसका भार हुआ W और अणुभार हुआ M, इसका भी W'/M' मान लीजिए है, तो इसका उपयोग हम यहां पर रख सकते हैं। अब अणुभार के रूप में इस मोल प्रभार को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Na मान ली W/M, M अपॉन W/M प्लस W'/M', ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। यहां पर फिर हम लिखेंगे W'/M' बटे W/M प्लस W'/M'। तो इस तरह से हम किसी के अणुभार की भी चर्चा कर सकते हैं, और इनका भी योग 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम उसको अणुभार के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ विलयन की इकाइयां। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।